हॉल में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के बीच करण की शांत आवाज गूंज रही थी। उसने धीरे से कहा, आई अंडरस्टैंड, इट्स ओके। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी। फिर भी उसके अल्फाज में एक थकन सी महसूस हो रही थी। थोड़ी देर रुककर करण फिर कहता है, आई डोंट केयर। वो अपनी माँ की तरफ देखकर सीधा कह देता है, मॉम, मैं यहाँ हृतिक के लिए आया हूँ, मैं उसकी खुशी के लिए यहाँ हूँ। उसके बाद वो हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी समझ नजर आती है। कौन पूजा में बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रूम में खड़े सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे। करण बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी बातों से लग रहा था जैसे वो सब कुछ समझ चुका है। फिर वो थोड़ा सा रुककर बोलता है, मुझे समझ नहीं आता गौतम इतनी छोटी छोटी बातों पर इनसिक्योर क्यों हो जाता है। मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा, आई स्वेयर। उसकी माँ धीरे से उसकी तरफ बढ़ती हैं। उनके चेहरे पर एक हल्का सा दर्द था। वो प्यार से कहती हैं, करण, तुम जानते हो पिछले कुछ साल गौतम के लिए कितने मुश्किल रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा सेंसिटिव हो गया है। करण सीधा जवाब देता है, यस मॉम, मुझे पता है। फिर वो एक गहरी सांस लेता है और मुस्कुराने की कोशिश करता है। बट नो इश्यूज मॉम, अगर वो पूजा में बैठना चाहता है तो बैठने दो। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। करण फिर कहता है, मुझे सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी माँ की आंखों में हल्का सा सुकून आ जाता है। वो कहती हैं, थैंक यू करण, और सॉरी। लेकिन करण तुरंत हंस पड़ता है, मॉम ये क्या है, सॉरी थैंक यू प्लीज़। वो थोड़ा सा मजाक में कहता है, क्या मैं कोई अजनबी हूँ जो आप मेरे साथ इतनी फॉर्मेलिटीज़ कर रही हैं। उसकी माँ प्यार से कहते हैं, नहीं बेटा, बस हमें लगा कि तुम्हें बुरा लग सकता है। करण सिर हिलाकर कहता है, इट्स ओके डैड, मैंने कहा ना, मैं गौतम जैसा नहीं हूँ जो छोटी छोटी बातों पर बुरा मान जाए। फिर वो बिल्कुल सीधे अंदाज में कह देता है, मॉम, आप गौतम को बुला लीजिए, वो और दामिनी पूजा करेंगे। रूम में खड़े सब लोग थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं। करण फिर कह देता है, प्लीज़ उन्हें बुला लीजिए। लेकिन उस वक्त घर के दूसरे कोने में एक बिल्कुल अलग ही कहानी चल रही थी। दामिनी आराम से बैठी मेहंदी लगा रही थी। उसके चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान थी। तभी गौतम तेज कदमों से उसके पास आता है और कहता है, कम ऑन दामिनी, हम यहाँ से जा रहे हैं। दामिनी हैरान होकर उसकी तरफ देखती है, मैं मेहंदी लगा रही हूँ। गौतम गुस्से में कहता है, तुम्हें मेहंदी लगानी है ना, मैं बाहर से लगवा दूंगा, चलो यहाँ से अभी। दामिनी तुरंत खड़ी हो जाती है, एक मिनट, क्या हुआ, तुम सीन क्यों क्रिएट कर रहे हो। गौतम की आंखों में अब दर्द और गुस्सा दोनों साथ साथ दिख रहे थे। वो कहता है, दामिनी, मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट पर यहाँ आया था। फिर वो थोड़ा सा रुक कर कहता है, और मुझे वहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं जहाँ मेरी रिस्पेक्ट ना हो। दामिनी सीरियस हो जाती है, क्या हुआ गौतम, मुझे बताओ। गौतम कहता है, करण। दामिनी समझ नहीं पाती, करण। गौतम थोड़ा सा हंसी में दर्द छुपाकर कहता है, हाँ करण। करण और नंदिनी पूजा में बैठे हैं और हम यहाँ इधर उधर घूम रहे हैं, मैं मेहंदी लगा रही हूँ। फिर वो अपनी आवाज़ धीमी करता है, और मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ। दामिनी तुरंत समझाने की कोशिश करती है, देखो गौतम, हो सकता है सब कुछ पहले से डिसाइड हो, हम लास्ट मिनट पर आए हैं। लेकिन गौतम उसकी बात काट देता है, नो दामिनी, प्लीज़ कवर अप मत करो। उसकी आंखों में सालों का जमा हुआ दर्द उभरने लगता है। तुम भी जानती हो इस घर के लोग कैसे सोचते हैं। फिर वो सीधा कहता है, चलो यहाँ से। उस वक्त करण उन दोनों के पास आ जाता है। वो हैरान होकर पूछता है, गौतम क्या कर रहे हो तुम, सीन क्यों क्रिएट कर रहे हो। करण बिल्कुल शांत आवाज में कहता है, तुम्हें पूजा में बैठना है ना, तो जाओ बैठो। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं होती, तभी गौतम जोर से चिल्लाता है, इनफ। पूरे हॉल में खामोशी छा जाती है। गौतम सीधा करण की आंखों में देखकर कहता है, तुम्हें शायद दान देने की आदत हो गई है। लेकिन फिर वो धीरे से कहता है, लेकिन मुझे दान लेने की आदत नहीं है। रूम में खड़े सब लोग एकदम शौक में उसकी तरफ देखते हैं। गौतम फिर कहता है, चाहे वो घर का हिस्सा हो या पूजा में जगह। करण हैरान होकर उसे समझाने की कोशिश करता है, तुम इतनी छोटी बात को इतना बड़ा क्यों बना रहे हो। फिर वो प्यार से कहता है, यहाँ सब अपने ही हैं, कोई फर्क नहीं करता। लेकिन गौतम धीरे से मुस्कुराता है। वो कहता है, यही तो प्रॉब्लम है। फिर वो कह देता है, उन्होंने मुझे कभी नोटिस ही नहीं किया। उसकी आवाज़ में गहरा दर्द था। मैं यहाँ था, बेंगलोर में। फिर वो करण की तरफ देखकर कहता है, और तुम यूएस, हज़ारों मील दूर।
रूम में खामोशी और गहरी हो जाती है। गौतम धीरे से कहता है, फिर विजिबल कौन था? वो सीधा जवाब देता है, तुम। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे और सालों का दर्द उसके अल्फाजों में उभर रहा था। गौतम की बात सुनकर हॉल में खड़े हर इंसान का चेहरा बदल गया था। उसने सीधा करण की तरफ देखकर पूछा, कॉल्स किसको आते थे? फिर खुद ही जवाब दिया, तुम्हें। उसने फिर कहा, फिक्र किसकी होती थी? और उसकी आंखों में दर्द और गहरा हो गया, तुम्हारी। सब लोग बिल्कुल चुप खड़े थे। गौतम धीरे से कहता है, पूजा में बैठने का हक पहले बेटे का होता है। फिर वो करण की तरफ उंगली उठाकर कहता है, लेकिन उन्हें दिखाई कौन देता है? करण। करण हैरान और परेशान होकर कहता है, गौतम तुम पागल हो गए हो क्या? मॉम और डैड ने कभी हम में फर्क नहीं किया। फिर वो उसे समझाने की कोशिश करता है, और तुम्हारा हक मुझसे ज्यादा है। लेकिन गौतम सर हिला देता है, मुझे किसी का फेवर नहीं चाहिए। उस वक्त शोभा आगे बढ़कर कहती है, ब्रदर गौतम प्लीज, ये सही वक्त नहीं है। लेकिन गौतम रुकने के मूड में नहीं था। उसकी आवाज़ धीमी हो गई, लेकिन उसके अल्फाज और ज्यादा तीखे हो गए। पता है सबसे बड़ा कौन है? फिर वो खुद ही जवाब देता है, डियर करण। सबसे बड़ा दिल किसका है? डियर करण। मॉम और डैड के दिल के सबसे करीब कौन है? डियर करण। उसकी आवाज़ भर आती है। बेटा होने और डियर बेटा होने में बहुत फर्क होता है। रूम में खड़ी उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गौतम फिर कहता है, मैं बस बेटा हूं। उस वक्त करण का सब्र टूटने लगता है। वो गुस्से में कहता है, तुम हद कर रहे हो गौतम। लेकिन गौतम बस हल्का सा मुस्कुराता है, मेरी रिस्पेक्ट की कोई वैल्यू नहीं है ना? तभी घर की माँ बीच में आती है, ये क्या हो रहा है? तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? करण गुस्से में कहता है, मॉम गौतम पागल हो गया है। गौतम ठंडी हंसी के साथ कहता है, हाँ हाँ मैं पागल हूँ, यूजलेस हूँ। फिर वो धीरे से कहता है, नया कुछ बोलो। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन गौतम की आंखों में एक अजीब सी थकान थी। वो कहता है, माँ मैं कोर्ट में लड़ना जानता हूँ, दूसरों के लिए लड़ना जानता हूँ। फिर उसकी आवाज़ धीमी हो जाती है, लेकिन अपने घर में लड़ना कभी नहीं सीखा। रूम में एकदम खामोशी छा जाती है, और उसी खामोशी के बीच एक और कहानी चल रही थी। ऊपर कमरे में समायरा टूट चुकी थी। वो रो रही थी। उसकी आंखों में इतना दर्द था कि उसे संभालना मुश्किल हो रहा था। तभी ऋतिक उसके पास आता है और कहता है, समायरा काम डाउन। वो उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम्हें कुछ गलत नहीं करना है। समायरा जोर जोर से रोती हुई कहती है, नो वन लव्स मी। रूम में खड़े सब लोग हैरान हो जाते हैं। कोई समझ नहीं पाता कि समायरा इतनी टूट क्यों चुकी है। तभी ऋतिक कहता है, समायरा सब तुमसे प्यार करते हैं। लेकिन समायरा सर हिला देती है, मॉम और डैड मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते। रूम में खामोशी फैल जाती है। फिर धीरे धीरे सच सामने आने लगता है। समायरा रोकर कहती है, मॉम यूएस में रहना नहीं चाहती, डैड इंडिया में रहना नहीं चाहते। उसकी आवाज़ टूट जाती है। फिर मैं किसके साथ रहूंगी? उसके अल्फाज हर इंसान के दिल को चीर देते हैं। डैड के साथ रहूंगी तो मॉम से नहीं मिल पाऊंगी, मॉम के साथ रहूंगी तो डैड से नहीं मिल पाऊंगी। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उन्हें जो करना है करेंगे, लेकिन मेरा क्या? रूम में खड़े सब लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उस वक्त सबको समझ आ जाता है, बड़ों की लड़ाई सिर्फ उन तक सीमित नहीं रहती, उसका बोझ बच्चे भी उठाते हैं, और कभी-कभी सबसे ज्यादा। गौतम अभी भी गुस्से से भरा खड़ा होता है। उसके चेहरे पर सालों का दर्द और अपमान साफ दिखाई दे रहा होता है। दामिनी बार बार उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो इतना बड़ा फैसला गुस्से में ना ले, लेकिन गौतम अब सुनने की हालत में नहीं होता। वो सबके सामने साफ कह देता है कि इस घर में उसका कोई सम्मान नहीं है। अगर उसे इस परिवार में सिर्फ एक मेहमान की तरह ही रहना है, तो फिर वो यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं समझता। बा ये सब सुनकर बेहद परेशान हो जाती हैं। उनके लिए ये पल बहुत दर्दनाक होता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने परिवार को एक साथ रखने की कोशिश की है। वो आगे बढ़कर गौतम को रोकने की कोशिश करती हैं। बा की आवाज़ में माँ का दर्द साफ छलक रहा होता है। वो कहती हैं कि ये घर हमेशा से उसका भी रहा है और रहेगा। कोई भी उसे इस परिवार से अलग नहीं कर सकता। लेकिन गौतम का मन अब पहले ही टूट चुका है। वो कहता है कि अगर सच में ऐसा होता तो आज पूजा में उसे इस तरह नज़रअंदाज नहीं किया जाता। इसी बीच करण भी आगे आता है। वो शांत रहने की कोशिश करते हुए गौतम को समझाता है कि बात इतनी बड़ी नहीं है जितनी वो बना रहा है। पूजा की व्यवस्था पहले से तय थी, इसीलिए उसे और नंदिनी को हवन में बैठाया गया।
लेकिन गौतम को करण की बातों में सच्चाई कम और दिखावा ज्यादा नजर आता है। वो ताना मारते हुए कहता है कि इस घर में हमेशा से करण को ही सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। बचपन से लेकर आज तक हर मौके पर वही सबका चहेता बना रहा। ये सुनते ही पूरे परिवार के बीच एक भारी खामोशी छा जाती है, क्योंकि कहीं न कहीं हर कोई जानता है कि गौतम के दिल में ये दर्द बहुत समय से दबा हुआ था। उधर तुलसी ये सब दूर खड़ी होकर देख रही होती है। वो समझ जाती है कि अगर अभी किसी ने इस स्थिति को नहीं संभाला तो ये झगड़ा पूरे परिवार को तोड़ सकता है। तुलसी धीरे धीरे आगे आती है और गौतम को रोकती है। उसकी आवाज में वही पुरानी शांति और मजबूती दिखाई देती है जिसने हमेशा इस परिवार को संभाला है। तुलसी गौतम से कहती है कि गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ देते हैं। अगर उसके दिल में दर्द है तो उसे भागने की जगह अपने परिवार से बात करनी चाहिए। गौतम कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसके मन में जैसे कई यादें एक साथ घूमने लगती हैं। लेकिन तभी मिहिर की नज़र तुलसी पर पड़ती है। तुलसी को इस तरह फिर से परिवार के बीच खड़ा देखकर मिहिर के मन में भी कई भावनाएं जाग उठती हैं। उसे याद आता है कि कभी यही तुलसी इस घर को एक साथ बांध कर रखती थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। तभी अचानक परिवार के एक सदस्य सबको याद दिलाते हैं कि शादी की रस्में अभी बाकी हैं और अगर ये झगड़ा ऐसे ही चलता रहा तो पूरा माहौल खराब हो जाएगा। बा मजबूरी में सबको शांत होने के लिए कहती हैं और पूजा की रस्में फिर से शुरू करने का फैसला करती हैं। लेकिन अंदर ही अंदर हर किसी के दिल में कई सवाल उठ चुके होते हैं। क्या गौतम सच में इस घर को छोड़ देगा? क्या करण और गौतम के बीच ये दरार और गहरी हो जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तुलसी का वापस आना इस परिवार को जोड़ पाएगा या फिर पुराने घाव और भी गहरे हो जाएंगे? शांति निकेतन में आने वाला कल शायद इस परिवार की किस्मत का फैसला करने वाला है, क्योंकि अब सच छुपा हुआ नहीं रह सकता।